Hey everyone, welcome back in my YouTube channel लिटरेचर पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो है, जस्ट अ सेकेंड मैं हाँ यहाँ पास दिखा दूँ आपको। हम लोग कर रहे हैं DSSB PRT TST PhD की तैयारी, और मैं आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। बस आपको डेली इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ पास आपकी फिगर ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है जो कि आपके DSSB और BPSC दोनों में ही काम आएगी। हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है इसमें, हर एक चीज़ आपको बता रही हूँ। एक तो मैं प्रैक्टिस क्लास भी ले रही हूँ इसको, मतलब हर एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ और इसका ब्रीफ डिस्कशन भी दे रही हूँ। सो इसीलिए मैंने यहाँ पास लिखा है ऐसी क्लास जो बच्चों को भी समझ में आ जाए, है ना। सो हम इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं उसको एक बार बता देते हैं। ये हम कर चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच में हम कर चुके हैं मेटाफर के बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। देन मैंने सिमिल को एक्सप्लेन किया था, देन एलिट्रेशन को एक्सप्लेन किया था, और फिर एजोनेंस को भी एक्सप्लेन किया था। हर एक चीज़ के अभी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। अगर आपने वो वाले नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लो। और देन आयरनी के मैंने यहाँ पास पहले तो डिफिनेशन बताया था। देन कितने टाइप्स की आयरनी होती है वो मैंने बताया था। सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकेंड वाले क्लास में हमने बताया था पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कि किस प्रकार से हाँ जो है इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को जब पर्सोनीफाई मीन्स एक पर्सन की क्वालिटी दे दी जाती है, सो उन्हें पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमने हाइपरबल को बताया था कि बहुत ही छोटी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबल होता है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत, जैसे जो राई का सब नहीं कहते, पहाड़ बना देना, उसको हाइपरबल कहते हैं। देन मैंने बताया था कि अगर आपके पोएम में किसी भी साउंड वर्ड का यूज़ हो रहा है, जैसे बजिंग, गजिंग, तो वहाँ पास ओनोपोटिक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होगा। देन यहाँ पास हम एल्यूजन की बात करते हैं। एल्यूजन में हमने क्या किया था, किसी को हम पास थ्रू करते हैं ना, पासिंग थ्रू, एक प्रकार से इसको पासिंग थ्रू भी कह सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को क्लास में अगर पढ़ने में तेज है तो उसको हम सीधे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, आइंस्टाइन से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कोई लड़का आवारों के जैसे गली में घूम रहा है तो उसको हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, रोमियो के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। सो यहाँ पास एल्यूजन इस प्रकार से होता है। देखिए, ये मैं बस आपको रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि डेली अगर रिवीजन ही कराती रहूँगी तो आगे की क्लास कैसे बढ़ेगी। देन हम लोग बात किए थे पैराडॉक्स में। पैराडॉक्स में मैंने ये बताया था कि पैराडॉक्स में ये होता है कि अपने ही स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट दिखा देते हैं। मतलब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कहेंगे कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सभी जो जानवर थे वो इक्वल थे, बट सम आर इक्वल्स। यहाँ पास कह रहे, यहाँ पास आप देख रहे हो, पहले तो ऑल इक्वल्स को इक्वल बना, ऑल इसको इक्वल बना दिए, फिर यहीं पास दोबारा अपनी बात से पलट गए और क्या कह रहे हैं कि बट सम मोर इक्वल। यहाँ पास आप देख सक रहे हैं, यहाँ फिर या कह सकते हैं लेस इज़ मोर। जब ये कोई सामान लेस हो गया तो वो मोर कैसे हो सकता है, तो ये अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिलता है। सो वहाँ पास पैराडॉक्स देखने को मिलता है। और आज की क्लास जो है फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट होने वाली है ऑक्सीमोरन से। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। और अभी तक मैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मी रिमाइंड यू फर्स्ट कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं पूरे इस वीडियोस को टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आपकी DSSB की हो, चाहे आपकी BPSC की हो। दोनों ही चीज़ों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और जो कि बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरा वीडियो को देखना। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा। चलिए ऑक्सीमोरन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, व्हेन टू एंटी थेटिकल आर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर आइडियाज आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, यहाँ पास आपको ये चीज़ नोटिस करना है, ओके, ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। देखिए, सब बच्चे जो कंफ्यूज आते हैं ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। बट ऑक्सीमोरन में जो है तुरंत तुरंत देखने को मिलता है, एक भी सब वर्ड का इसमें गैप नहीं रहता है। बट पैराडॉक्स में एक पूरा लाइन की बात इसमें फर्स्ट वाले में दूसरी बात कही जाएगी और सेकंड वाले में अपनी बात को पलटकर दूसरी बात कह दी जाती है। बट ऑक्सीमोरन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पास बिल्कुल ही जैसे अपोजिट होता है। मैं अभी समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा। इट फर्स्ट लुक ऑक्सीमोरन might appear absurd, however the juxtaposition of the two contradicting words add a sense of irony to it and add to dramatic effect to the meaning that is being conveyed.
तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीमोरन में जो देखने को मिलता है फ्रेंड, वो जस्टापोजिशन देखने को मिलना है। कुछ की फैक्ट आप पकड़े रहिए, बाई चांस अगर डेफिनेशन से एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसमें पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पास अगर पूछा जाएगा ऑक्सीमोरन से तो सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड दिखेगा, और प्लेस्ड टू ईच अदर ये देखने को मिलेगा, या फिर आपको जस्टापोजिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पास से क्या कह रहे हैं कि इस ऐसे वर्ड को यूज़ करके जो है ये ड्रामा में क्या कौन सा इफेक्ट लाया जाता है, आयरनी का एक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, या फिर अपनी बातों को क्या एक ड्रामेटिक इफेक्ट प्रदान करने के लिए ये ऑक्सीमोरन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझेंगे तो और से अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज सीरियसली फ़नी। अब यहाँ पास देख सक रहे थे कि यहाँ पास सीरियसली और फ़नी एक साथ प्लेस्ड है ना, और दोनों ही जस्ट अपोजिशन है। कह सकते हैं कि दोनों ही वर्ड जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स काट रहे हैं। जब कोई चीज़ सीरियस हो सकता है तो फ़नी कैसे हो सकता है ना। जब सीरियस अगर कोई बातें आप सीरियस वहाँ पास बोल रहे हो तो कैसे आप खुद ही पलट जा रहे हो फ़नी। अब यहाँ पास आपने देखा कि सीरियस और फ़नी के बीच में कोई भी एक वर्ड नहीं है ना, ये इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ क्या होते हैं, रखे जाते हैं या फिर प्लेस्ड किए जाते हैं। इनके बीच एक सिंगल सिलेबल भी नहीं आ सकता। अगर सिंगल सिलेबल भी आ गया, अगर सीरियस के बीच में आपको इज देखने को मिल जाता तो ये पैराडॉक्स हो जाता, बट या फिर एंटीथेसिस हो जाता। लेकिन अभी एंटीथेसिस में मैं आगे आपको बताऊंगी, बट ये देखिए यहाँ पास सीरियस और फनी के बीच में कुछ भी नहीं आया, मीन्स ये ऑक्सीमोरन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम और भी ले लें, अगर जैसे कि हम लोग बहुत सी नहीं कहते लविंग हेट, अगर यहाँ देखिए लविंग और हेट दोनों ही चीज़ें साथ में प्लेस है, लविंग और हेट भी, जबकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट। भाई ये सो प्यारा सा हो गया, और बट ये क्या हो गया, हेटिंग टाइप का हो गया। सो लविंग हेट भी एक प्रकार से ऑक्सीमोरन ही है। और यहाँ पास बहुत सारे वर्क में आपने देखा होगा आइस फायर, है ना, तुमने तो आज आइस में फायर कर दिया। सो आइस फायर भी वर्ड देखने को मिल रहा है। सो ये भी ऑक्सीमोरन, क्योंकि इनके बीच भी कोई अदर वर्ड आपको देखने को मिल नहीं रहा है। अगर आप लिखते आइस ऑफ फायर या फिर आइस ऑन फायर, सो वहाँ पास कुछ और देखने को मिल सकता था, बट यहाँ पास एक भी वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे नहीं रहा है। और एक पिछली बार आया था, केवीएस में आया था ऑक्सीमोरन को पूछने के लिए कि इसमें कौन सा ऑक्सीमोरन है। सो बच्चों ने कंफ्यूज हो गए होंगे कि पैराडॉक्स है कि क्या है। एक ये है सीक्रेट, ओपनली सीक्रेट, तो ये वाला आया था कि इसमें कौन सा आया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है ओपनली सीक्रेट में। तो फ्रेंड इसमें भी ऑक्सीमोरन ही यूज़ हुआ है, क्योंकि मान लो डैश लगा हुआ है बट कोई वर्ड तो यूज़ नहीं हुआ है ना। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ यहाँ पास ओपन है, जब ओपन है भाई सब कुछ ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे हो सकता है। सो यहाँ पास भी आपको ऑक्सीमोरन ही देखने को मिलेगा। सो अगर दो अपोजिट वर्ड के बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे तो ऑक्सीमोरन रहेगा। अगर रहे तो मीन्स अगर से थॉट या आइडिया फर्स्ट या सेकेंड लाइन में चेंज हो जाए, जैसे कोई आपका वर्ड दिया जा रहा है उसका यहाँ पास का थॉट अलग है और देन यहाँ आके थॉट अलग हो गया, चेंज हो जाता है, तो वहाँ पास क्या दिखाई देता है, पैराडॉक्स दिखाई देता है। बट यहाँ पास ही ऑक्सीमोरन है। आई होप आज की बात आप ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर यहाँ पर जैसे आप फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ, दिस इज़ अ सीरियसली फ़नी, यहाँ पास आप ऑक्सीमोरन सीरियसली और फनी में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ओ लविंग है, यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ पास लविंग है और यहाँ पास हेट है, दोनों ही चीज़ें एक साथ प्लेस्ड है। सो इसमें भी ऑक्सीमोरन है। ये जो वर्क है फ्रेंड वो रोमियो एंड जूलियट का है। आई होप आपको ऑक्सीमोरन समझ में आया होगा और आप मेरे वीडियो को अभी आगे तक देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए यार। देखिए आप लोग देखते हैं वीडियो पे 8-10 व्यू गए हैं, सो आप नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं देख रही हूँ कि मेरा व्यू ड्यूरेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली अभी सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि वीडियो पे व्यू नहीं गया है, ऊपर से 30 मिनट की वीडियो है या मैं थ्योरी समझा रही हूँ तो 30 मिनट की तो वीडियो हो ही जाएगी ना। और जो बड़े चैनल है वो तो 2-2 घंटे की वीडियोस डालते हैं, थ्योरी समझे प्रैक्टिस कराते हैं और 2 घंटे की वीडियोस डालते हैं, फिर भी उनकी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। और अभी मेरा न्यू क्लास है सो ज़्यादा व्यू नहीं जाता है, इसलिए मैं बस 30 मिनट का वीडियो डालती हूँ कि जो कि मैं जल्दी जल्दी में बहुत कुछ आपको समझा सकूँ। सो यहाँ पास हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आता है वो है पन। चलिए पन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ आपका। अ प्ले ऑन वर्ड इज कॉल्ड
पन। यहाँ पास हमेशा ये पूछा जाता है, ये इसका ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा, बस इतना एग्जाम में पूछा जाता है। अ प्ले ऑन वर्ड्स इज़ कॉल्ड, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, पन। अगर आप इससे वर्डों के थ्रू दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उसको कोई बात बोल रहे हैं तो वहाँ पास क्या होता है, पन होता है। यही है कि अ प्ले ऑन वर्ड्स इज़ कॉल्ड पन। इट कैन वर्क एज आइदर डिफरेंट सेंसेस ऑफ द सेम वर्ड ऑन द सिमिलर सेंसेस और साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड। जैसे कि आप यहाँ पास आप देख रहे हैं, जैसे कई वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी में आपको ऐसे दिखेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, वो यहाँ पास फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, माई ब्लड ग्रुप इज़ बी माइनस बी पॉजिटिव, यहाँ पास लिखा है ना बी पॉजिटिव। तो यहाँ पास आप देख रहे हो कि यहाँ पास माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है कि हाँ सब ठीक है ना। ये भी होता है ना कि भाई बी पॉजिटिव, भाई टेंशन मत ले यार, बी पॉजिटिव रहे, बी पॉजिटिव रहे, ऐसे सब लोग क्या कहते हैं, मतलब पॉजिटिव रहो, तुम नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो। इसका मतलब एक प्रकार से ये भी हो गया माई ब्लड बी पॉजिटिव का। और दूसरा मतलब ये हो गया कि ब्लड ग्रुप का जो ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं एक ही मीनिंग को यहाँ पास 2 बार रिपीट किया गया है और उसका मतलब अलग अलग है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। और देन हम दूसरा क्या करते हैं कि एक बार फिर से समझा देती हूँ। इट कैन वर्क एज आई डिफरेंट सेंसेस, मतलब ये डिफरेंट सेंस में वर्ड करेगा बट प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है ऑफ द सेम वर्ड। सब दोनों ही वर्ड सेम प्रोनाउंसिएट करेंगे, भले ही इनकी मीनिंग अलग हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम सी को बोले, देखने वाले सी को, और ये जो सी है रिवर वाली सी और ये देखने वाली सी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सी ही है ना। तो सी, अगर सी को देखे तो ये देखने वाला सी हो गया, और यहाँ पास अगर सी को देखे तो ये हमारा रिवर वाला सी हो गया है ना, सी बीच वाला। सो देख रहे हैं कि यहाँ पास अगर किसी इंसान का मजाक उड़ाना है तो इस वर्ड को ना यूज़ करके अगर हम इस वर्ड को यूज़ कर लेंगे तो सो हम क्या कर रहे हैं, पन का यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसे ही सिमिलर सेंस या साउंड को डिफरेंट वर्ड्स के साथ अगर यूज़ किया जाता है तो वही होता है अ प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड पन। वही क्या होता है, पन होता है। जैसे कि माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव, मैंने आपको समझाया। देन सेकंड एग्जांपल ये है, आई हैव बिन टू द डेंटिस्ट सो मैनी टाइम्स नाउ दैट आई हैव द ड्रिल। अब यहाँ पास देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, एक डेंटिस्ट हूँ और मैंने बहुत टाइम क्या किया है, ड्रिल किया है। ड्रिल एक प्रकार से आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर मशीन लिया रहता है, ड्रिल मशीन, उसको भी ड्रिल ही कहते हैं, मतलब खोदने को क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। सॉरी। एंड जो दांतों में जो वो मशीन लगा के जो खुदाई होती है, मतलब तित को साफ़ किया जाता है, उसको भी ड्रिल ही कहते हैं। मतलब एक ड्रिल से डॉक्टर ने यहाँ बस जो पेशेंट उसका मजाक उड़ा लिया कि हाँ मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैंने कई बार ड्रिल किया है। सो ड्रिल का मतलब भी यहाँ पास हो गया कि ड्रिल एक तो उसकी मशीन हो गई ड्रिल का, ये हो गया, और एक वो खुदाई की बात कर रहा है ना, मतलब दांतों को साफ़ करने की बात कर रहा है, या फिर कह रहा है कि हाँ मैं ज़मीन में खुदाई करता, जैसे कि दांतों को खुदाई करके साफ़ किया जाता है, किनारे किनारे का जो भी जम्स लगा हुआ पार्ट रहता है उसको हटाया जाता है। सो यहाँ पास भी डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी बातों के थ्रू क्या कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है ड्रिल वर्ड का यूज़ करके। आई होप आप समझ पाए होंगे। और हिंदी में एक गाना है फ्रेंड्स, ऐसे तैनू सूट करदा है ना, तैनू सूट करदा। तो एक सूट जो है वहाँ पास, एक सूट कौन सा होता है, एक सूट ये वाला होता है ना, सूट वाला, और एक सूट होता है ड्रेस वाला, है ना। एक सूट होता है सूट करने वाला और एक सूट होता है ड्रेस वाला। सो यहाँ पास इसी प्रकार से वर्ड में इसमें क्या किया है, खेला गया है कि तानो सूट करदा। तो आई होप आपको पन भी समझ में आ गया होगा कि अ प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड पन, और इसमें एक ही वर्ड को जो प्रोनाउंसिएशन उसका सेम रहे बट उसका मीनिंग अलग रहे, उसको हम क्या कहते हैं, पन कहते हैं। इसका यूज़ करके जो हमारे ड्रामेटिक होते हैं अपने वर्क में, अपने ड्रामा में एक इफ़ेक्टिव लुक प्रदान करते हैं। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो अपॉस्ट्रोफी आता है। देखिए मैंने इतने अच्छे से समझाया तो आप वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी प्लीज़ लाइक कर दो। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी में क्या है, जस्ट अ सेकेंड। Addressing some absent person, thing, abstract, quality, objects or non-exist character is called apostrophe। यहाँ पास हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें देखिए अपॉस्ट्रोफी का यूज़ ही ऐसे होता है कि जैसे आप किसी भी पर्सन को या फिर थिंग को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट ही हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे सी हो, चाहे बर्ड हो,
चाहे सन हो, चाहे आपकी इनफैक्ट फीलिंग ही क्यों ना हो, या फिर आपका टाइम पीरियड ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को ये क्या कहते हैं कि अगर डायरेक्ट एड्रेस करके बुला रहे हैं, यहाँ पास कह रहे हैं एड्रेसिंग सम एब्सेंट पर्सन, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, ऑब्जेक्ट और नॉन एग्जिस्टिंग, जो कि इस दुनिया में कुछ वो जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती उनको भी अगर पुकार रहे हैं, एक तो वहाँ पास क्या होता है फ्रेंड, अपॉस्ट्रोफी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पास जूलियस सीजर का ये डायलॉग है, जो अर्थ है उसको यहाँ पास जो हमारा ड्रामेटिस्ट है हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, वो अर्थ को पुकार रहे हैं ना, कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो अर्थ कि तुम्हारा जो पूरा धरती है वो किससे लग गया है, पूरे ब्लीडिंग से हो गया, मतलब पूरा जो धरती है उसमें पूरा ब्लड ही फैल गया है। तो वो जो हमारे शेक्सपियर हैं जूलियस सीजर का, तो जूलियस सीजर का डायलॉग है ये। वो क्या कहते हैं कि अर्थ से क्या कह रहे हैं, सीधे अर्थ को वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को बुला रहे हैं, अर्थ को एड्रेस कर रहे हैं, उसको करके अर्थ को एड्रेस करके कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, पूरा तुम्हारा जो धरती है वो ब्लड से रंग गया है। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं सीधे यहाँ पास अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पास क्या करें, यहाँ पास एक आपको कॉलिंग एलिमेंट दिख रहा है, किसको बुला रहे हैं, अर्थ को बुला रहे हैं। सो इसमें अपॉस्ट्रोफी हो गया। जैसे कि अपॉस्ट्रोफी का एक और एग्जाम्पल ये है फ्रेंड कि अपॉस्ट्रोफी में आपको एक या फिर दिखेगा ओ पार्डन में, या फिर आपको ये दिखेगा। अगर ये दिख रहा है तो जान लीजिए कि अपॉस्ट्रोफी है, किसी चीज़ को बुलाया जा रहा है। सो अपॉस्ट्रोफी में भी आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे बहुत चीज़ रहता है, ओ रिवर ऐसे करके आता है ना, ओ रिवर योर फ्लो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे कुछ अगर वर्क में है, या फिर कह दो ओ सन, तो अगर कह दो ओ सन, आप देखे होंगे अपॉस्ट्रोफी तो भाई बहुत एग्जाम में आता है, तो इसको तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा। सो इसमें आप देखे होंगे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट पर्सन, थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर जो चीज़ें हमारी धरती में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनको भी अगर बुलाया जा रहा है, उनको भी अगर एड्रेस किया जा रहा है, सो वहाँ पास अपॉस्ट्रोफी का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पास अर्थ से बातें हो रही है, कभी कभी मैं जो राइटर है वो अपने मन से बातें करता है, कभी कभी अपनी फीलिंग को शेयर करता है, कहता है ओ दुख तुम चली क्यों नहीं जाती, क्यों मेरे ही साथ तुम रहती हो ना। तो वो के हमारा जो राइटर है वो किससे बातें कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, दुख को एड्रेस कर रहा है ना। तो ऐसे ही इसी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करके जो राइटर रहते हैं अपने फीलिंग को पोयम में उतारते हैं, और जो रीडर है उन तक शेयर करते हैं। जैसे रीडर को लगता है कि वो एक प्रकार का इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं अपने पोइट्री के थ्रू राइटर, और रीडर जब उस पोएम को पढ़ता है तो पूरी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। सो अपॉस्ट्रोफी भी आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट मैं बता देती हूँ। मोस्टली एग्जाम में जो है ये नेट या ज़ारफ में पूछा जाता है। टीएसटी पीएचडी में तो मुश्किल से ही पूछा जाता है। टीएसटी पीएचडी में जो पूछा जाता है मैंने आपको बताया, सिमिल, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, पन बहुत पूछा जाता है, ऑक्सीमोरन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अपॉस्ट्रोफी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो यूपी में इसको एक बार देख लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग ऑन इनऑफेंसिव और क्रूड टर्म समथिंग दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिवली एक्सप्लिक्स विथ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट साउंड मोर एक्सेप्टेबल और लेस हार्श इज कॉल्ड यूफेमिज्म। और यहाँ पास अब क्या हो रहा है यूफेमिज्म, जस्ट अ सेकेंड। इसमें यूफेमिज्म में क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है जैसे कि कुछ चीज़ें जो सुनने में बहुत ज़्यादा हार्श लगे या फिर क्रूर लगे, अगर ऐसे वर्ड को हम रिप्लेस कर दें जो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे, या फिर टोन डाउन लगे, या फिर थोड़ा सा शार लगे, या फिर थोड़ा सा कम हार्श लगे, तो ऐसे ही वर्ड का यूज़ करके हम बातें अगर अपनी बातें सामने वाले से बोल रहे हैं तो वहाँ पर यूफेमिज्म, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होगा, बट मीनिंग वही दे, डैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे कि अगर हम बोल दें कि ही पास्ट अवे, यहाँ पास आप क्या कह रहे हैं कि ही पास्ट अवे, जैसे विथ वर्ड पास्ट प्रेजेंस आउट एक्सटेबल और लेस देन हार्स इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे कि यहाँ पास आप यूज़ कर रहे हैं ही पास्ट अवे। ही पास्ट अवे का अगर कह दें कि ही हैड डाइड, यहाँ पास अगर आपका वर्ड रहता है ही हैड डाइड, यहाँ पास ही हैड डाइड को कह दे, ये सुने बुरा लग रहा है ना कि भाई वो मर गया। अब ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा हार्श लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर लग रहा है, बट अगर इसके पास पे हम बोल दें ही पास्ट अवे, हाँ थोड़ा सा कानों को सुनने में ठीक लग रहा है, बुरा तो है ये वर्ड, बहुत सैड है, बट थोड़ा सा इससे बेटर है ना, इससे बेटर है ही हैड डाइड का, अरे वो तो पहाड़ से गिर गया,
ऐसा कह दो भाई वो तो पहाड़ से गिर गया, तो ये बहुत कानों को सुनने में लग रहा है कि दिल में अटैक आ जाए। बट अगर कह दो भाई वो तो गिर गया, ठीक है अभी, तो आप ऐसे कहोगे तो वो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो यूफेमिज्म का यूज़ भी ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ पास लिखा है ही हैड डाइड, मतलब वो उनका देहांत हो गया या वो ख़त्म हो गए की जगह पे वो कह दो ही पास्ड अवे, जो कि हमारे कानों को सुनने में थोड़ा सा ठीक लगे, बट मीनिंग सेम दे रहा है। इसका भी मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग अर्थ सेम ही है, दोनों का सेम ही अर्थ है। बट जो दोनों में है इसमें बहुत आपको हार्श देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रूड वर्ड का यूज़ हुआ है। ही हैड डाइट आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रूड वर्ड का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पास अब थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड का यूज़ हुआ है। सो यूफेमिज्म का यूज़ भी इसी तरीके से होता है कि अपनी बातों को बहुत ही बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही छोटे चीज़ में आप कन्वर्ट करके सामने वाले को समझा दो प्यार से, यही होता है यूफेमिज्म। आई होप समझ पाएंगे। यूफेमिज्म का एक उल्टा भी होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, वो होता है डिस्फेमिज्म। अभी मैं आगे उसको बताऊंगी, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि बड़ी बात को, इसमें बड़ी बात को क्या होता है छोटा करके बताते हैं, इसमें बड़ी बात, बहुत बड़ी बात को इसमें छोटा करके बताते हैं। बट डिफेमिज्म में सेम यही होता है कि भाई छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे कि उसका एकदम पहाड़ ही कर देते हैं, बहुत छोटी बात को इसमें बड़ा बताएंगे। अभी आगे मैं उसको आपको करवाऊंगी, फिलहाल तभी ये समझ लीजिए। और आई होप आपको समझ में आएगा कि यहाँ पास जो डेथ वर्ड है उसको भी पास्ट अवे से यूज़ करके थोड़ा सा उसमें टोन को थोड़ा सा क्या कर दिए, सॉफ्ट बना दिए टोन को, है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिए। तो यही होता है यूफेमिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटोनिमाई का। मेटोनिमाई यहाँ पास आप देख लीजिए कि व्हाट इज़ मेटोनिमाई। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड ऑफ फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर विथ विच इज़ इट्स क्लोजली एसोसिएटेड इज़ कॉल्ड मेटोनिमाई। अब मेटोनिमाई को समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, ये भी पूछा जाता है। मेटोनिमाई भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, सो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है अच्छे से। सो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि मैं अपने लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। जैसे अगर एक वर्ड के साथ कोई मीनिंग अटैच है और किसी और के साथ भी उसकी मीनिंग अटैच हो, और आप दोनों को ही क्या करें, एक प्रकार से इंटरचेंजली देख कर पा रहे हो, इंटरचेंजली करके उस मीनिंग को पढ़ पा रहे हो या फिर देख पा रहे हो, तो वहाँ पास क्या होगा, वहाँ पास मेटोनिमाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, मतलब यहाँ पास स्वॉर्ड यार तलवार की बात हो रही है, यहाँ पेन की बात हो रही है ना सब, इसलिए यहाँ पास देखो, यहाँ जो पेन का यूज़ हुआ है वो दिमाग से यूज़ हुआ है ना, यहाँ दिमाग से यूज़ हुआ है, बुद्धि से। और ये स्वॉर्ड जो है यहाँ पास बल से यूज़ हुआ है। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार होता है। तो कहते हैं कि जो बुद्धि होता है वो बल से ज़्यादा बड़ा होता है ना, जो पेन होता है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। सो यहाँ पास आप पेन का जो है, पेन का किससे आप इंटरचेंजली पेन का किससे कर सकते हो, बुद्धि से कर सकते हो ना, दिमाग से कर सकते हो। और यहाँ पास जो स्वॉर्ड है उसका इंटरचेंज किससे कर सकते हो, बल से कर सकते हो। सो यही होता है मेटोनिमाई कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, जो पेन होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है स्वॉर्ड से, मीन्स जो बुद्धि होता है उस वो ज़्यादा ताकतवर होता है बल से। जिसके पास बुद्धि है वो पूरा दुनिया राज्य कर सकता है, बट जिसके पास बल है वो बल करेगा, अगर उसके पास बुद्धि ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है ना, बस अपना सर पीटता रह जाएगा। सो यही होता है मेटोनिमाई। फॉर एग्जाम्पल एक और है, जैसे कि आप यहाँ पास दूसरा एग्जाम्पल देख लो, द क्राउन इज स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन द इंग्लैंड। अब यहाँ पास देख रहे हैं क्राउन वर्ड का यूज़ हुआ है ना, द क्राउन। यहाँ पास क्राउन ऐसा नहीं है, देखिए क्राउन किसको कहते हैं, जो किंग या क्वीन जो है क्राउन पहनते हैं उसको कहते हैं। बट कह रहे हैं कि द क्राउन, यहाँ पर द क्राउन का यूज़ किसके थ्रू किया गया है, जो हमारी किंग या क्वीन होती है, यहाँ पास किंग और क्वीन को दर्शाया गया है यहाँ पास क्राउन वर्ड का यूज़ करके। जबकि क्राउन तो बस इनके सर पे लगाया जाता है ना कि हमारे किंग और क्वीन होते हैं। सो यहाँ पास इन्हीं वर्ड का रिप्लेस किया गया है, इन्हीं वर्ड का क्या गया है, इंटरचेंज किया गया है। द क्राउन वर्ड का यूज़ करके यहाँ पास हमारे किंग क्वीन को दिखाया जा रहा है कि जो किंग और क्वीन होते हैं इज स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन इंग्लैंड, मतलब जो इंग्लैंड के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। सो यहाँ पास किंग क्वीन ना यूज़ करके द क्राउन यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पास पेन मतलब कि यहाँ पास जो बुद्धि है, बुद्धि को ना यूज़ करके पेन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पास स्वॉर्ड बल को ना यूज़ करके स्वॉर्ड का यूज़ किया गया है। ऐसे ही यहाँ पास हमारे किंग क्वीन को ना यूज़ करके द क्राउन का यूज़ किया गया है। इफ़ यू हैव जस्ट अ सेकेंड, और एक और एग्जांपल है, इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव विजडम देन यू कैन विन दिस वर्ड, यू डोंट नीड, जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास क्या है, नॉलेज है, इफ़ यू हैव नॉलेज,
सो आप पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। यू हैव विजडम देन यू कैन विन, और आप उस पर विजडम भी कर सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, नॉलेज है, मतलब बुद्धि यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा मायने करता है। बट अगर बल है तो आप क्या कर सकते हैं, बस सर पीटते रह जाएंगे और बल किसी काम का नहीं आएगा। सो मेटोनिमाई का यूज़ भी ऐसे ही होता है। इसी का यूज़ करके जो हमारे पोएट होते हैं, जो हमारे राइटर होते हैं, अपने वर्क को और क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, अपने वर्क को ना और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, और अपनी बातों के थ्रू वो क्या वर्ड किसी और के यूज़ करते हैं। और समझने वाला जो हमारा रीडर रहता है अच्छे से अगर वर्ड को पढ़ेगा, अच्छे से पोएम को पढ़ेगा, तो समझ जाएगा कि यहाँ पास राइटर अपनी वर्ड में कौन सी चीज़ें छुपा के हमें बताना चाह रहा है। तो अगर नॉर्मली ये बस पढ़ो कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, पेन जो है ताकतवर है स्वॉर्ड से, बट इसका मतलब ये है कि जो बुद्धि है वो ताकतवर होती है बल से। तो यहाँ पास तो ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट समझने वालों को समझना पड़ता है। सो इसी का यूज़ होता है मेटोनिमाई। आई होप आपको मेटोनिमाई भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है साइनाडोसी। मेटोनिमाई और साइनाडोसी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट अभी ये नहीं होंगे, क्योंकि मेटोनिमाई में जो होता है वर्ड को प्लेस किया जाता है, इनर चेंज किया जाता है, मतलब आपको एक वर्ड के साथ दो दो मीनिंग बतानी पड़ती है। बट साइनाडोसी में ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, मैं आपको जस्ट अभी बताती हूँ। जैसे कि ये अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल। जैसे कि साइनाडोशी में क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि पूरे वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आप हमें जो हमारे खगोलीय शास्त्र रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसका पूरा नक्शा देखने के लिए हमारे वर्ड का क्या वो पूरी दुनिया घूमते हैं? नहीं, उनके पास एक होता है, ग्लोब होता है ना, मतलब जो अर्थ को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक छोटा सा ग्लोब रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम साइनाडोसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कह लें आई विल टेक द व्हील्स फॉर अ स्पिन, यहाँ पास ये क्या कह रहा है लड़का, कह रहा है कि क्या मैं इस व्हील्स को ले जा सकता हूँ एक बार स्पिन कराने के लिए, एक बार घुमाने के लिए। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ व्हील्स का यूज़ हुआ है, मात्र मतलब कार के मात्र एक पहिए का यूज़ हुआ है, व्हील्स का यूज़ कर रहा है। कह रहा है आई विल टेक द व्हील्स और स्पिन, क्या मैं इस कार को लेके जा सकता हूँ। सो यहाँ पास पूरी कार को रिप्रेजेंट, कार का वर्ड यूज़ ना करके मात्र व्हील्स का यूज़ किया गया है। सो जो व्हील्स है वो फ्रेंड कार को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब कार के पूरे पार्ट को ना लेके बस एक उसके व्हील्स को लेके, मात्र एक पार्ट को लेके यहाँ पास पूरे कार को एक्सप्लेन किया गया। यही होता है साइनाडोसी। एंड अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, इट टुक 2000 हैंड्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं, अगर जैसे कि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या कह रहा है कि अगर कंस्ट्रक्शन को पूरा करना पड़ेगा तो आपको कितने हाथों की ज़रूरत होगी, 2000 हाथों की ज़रूरत होगी। जबकि यहाँ पास 2000 मज़दूरों को हो रहा है ना, 2000 इनको हेल्पर चाहिए, बट इन्होंने पूरा हेल्पर ना बोल के केवल हैंड का यूज़ किया है। सो यही हो गया साइनाडोसी, यही होता है साइनाडोसी। यहाँ पास पूरा हेल्पर होता तो उसके पूरा बताना पड़ता है, हाथ पैर आँख मुँह नोज सब कुछ बताना पड़ता है यहाँ पास हेल्पर का, बट बस मात्र उसके हाथ को यहाँ पास प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि वर्क किससे होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क तो हाथ से होगा ना। अगर यहाँ पास सामने वाला पूछ रहा है कि ये काम कितने में हो जाएगा, तो पापा क्या कहते हैं, भाई इसके लिए तो 20 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाथों की केवल नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पूरे 20 इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर साइनाडोसी वर्ड का यूज़ ही ऐसे होता है कि आप पूरे इंसानों को ना बोल के मात्र उसके एक ही चीज़ को, मतलब उसके एक पार्ट को मात्र एक्सप्लेन करके आप पूरे उस पार्ट को मात्र एक पार्ट को एक्सप्लेन करके आप पूरे होल बॉडी को आप डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, साइनाडोसी कहते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि पूरे मजदूरों को, पूरे हेल्पर को ना करके मात्र 200 हैंड्स बता दी, मतलब 200 हेल्पर की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। सो इसी प्रकार से साइनाडोसी को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे वर्क में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्या है, अभी ख़त्म हो गया फ़िलहाल, और हमारी वीडियो भी लंबी हो गई है, बट आपका बहुत कुछ बचा हुआ है फ्रेंड, जो आगे आपको फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप ये आपको एनाफोरा बचा हुआ है, कैटाफोरा हुआ है, लिटोटस बचा हुआ है, एंटी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, क्लाइमेक्स बचा हुआ है। फिर उसके बाद चाइसमस एक होता है फिगर ऑफ स्पीच में, आजकल बहुत पूछा जा रहा है चाइसमस, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। एक होता है अंडर स्टेटमेंट, एक होता है डिफेमिज्म, एक होता है एलिप्सिस। एलिप्सिस भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, दूसरा एग्जाम में मोस्टली देखने को भी मिल रहा है। सो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।
सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और डेली मैं आपका लिए क्लासेस अपलोड कर रही हूँ। और जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि आपकी ग्रामर की क्लास भी साथ में ही चल रही है। सो ग्रामर की क्लासेस भी आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, उसमें मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। अभी उसमें हम सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का अभी पढ़ा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका पूरा नाउन कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ नाउन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। पूरे टाइप्स ऑफ नाउन को भी कंप्लीट कर दिया है। और देन हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन की। उसमें प्रोनाउन मैं कराने वाली हूँ, बट मैंने सोचा है कि आपकी लिटरेचर की भी क्लासेस स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि लिटरेचर अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो उसमें आपको लिटरेचर में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ है। फिर उसके बाद आपके इतने सारे राइटर हैं, इतने सारे राइटर के वर्क हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट मैं वही पढ़ाऊँगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इतने सारे राइटर हैं, बट आपको इतने सारे राइटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ राइटर आपको बता दूंगी, बस आपको वही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप DSSS भी दे रहे हो, चाहे आप BPSC दे रहे हो। देखिए लिटरेचर का पैटर्न सब में सेम ही रहता है और ग्रामर का पैटर्न भी सब में सेम ही रहता है। अगर सेम में बोला गया तो सेम ही रहता है। बस आपको क्या करना है, अपनी पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम को धुआं करके आना है बस। और उसके बाद बस धुआं करने के पहले आपको मेरे वीडियोज़ को देखना है पूरा, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। बस आज की वीडियो में बहुत बातें हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।